बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। और चाहे आप सोल ड्यू एनसीआर इग्नू आईपी कोई से भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है। फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं, वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको वही करने हैं और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं। 100% पासिंग नोट्स हैं ये। मतलब अगर आपने ये कर लिया, यानी कि जो 59 रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है, और अगर आपने खरीद लिए तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है, टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का। आपको उसके बाद कोई 10 ईयर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप 100% पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, सो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो हमारा जो लास्ट जो यूनिट है। मतलब हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 3 का लेसन नंबर 6। उसके बाद ये पूरा का पूरा यूनिट यहीं समाप्त हो जाएगा, और यूनिट नंबर 4 भी आज ही हम समझेंगे, और ताकि हमारा सिर्फ और एक ही यूनिट रह जाएगा और उसके बाद पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी वन शॉट आ जाए, और जिनको नोट्स चाहिए वो ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी ले सकते हैं। एंड लेसन नंबर 6 है फाइनेंसिंग डिसीजन, जो लेवरेज एनालिसिस है। तो लेवरेज एनालिसिस का मतलब क्या होता है वो हम एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद फॉर्मुलेस वगैरह देख लेंगे, और क्वेश्चन अगर प्रैक्टिकल आते तो आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, द टर्म लेवरेज इन अ जर्नल रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल, यानी कि दो इंटर रिलेटेड वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसे हम लेवरेज कहते हैं। विद रेफरेंस टू अ बिजनेस फॉर्म, द दीज वेरिएबल्स में भी कॉस्ट हो सकता है, आउटपुट हो सकता है, सेल रेवेन्यू हो सकता है, या फिर अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस भी हो सकता है, ईबीआईटी भी हो सकता है, एक्सेट्रा। इन फाइनेंशियल एनालिसिस द लेवरेज रिफ्लेक्ट्स द रिस्पॉन्सिवनेस और इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल्स ओवर सम अदर फाइनेंशियल वेरिएबल्स। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में समझें कि लेवरेज होता क्या है, तो हमें बस इतना समझना है कि जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल का परसेंट चेंज होता है उसको डिवाइड देना है परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज कॉल्ड लेवरेज। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया भी गया है कि एक कंपनी है, जैसे अपनी सेल प्रमोशन के एक्सपेंसेस को अगर बढ़ा देती है, यानी फ्रॉम 5,000 टू 6,000, मतलब 5,000 से 6,000 खर्चा बढ़ा देती है, तो यानी कि इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज इन 20%। दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड फ्रॉम 200 टू 300। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज ऑफ 50%, द लेवरेज बिटवीन द सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस एंड द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। यानी आपने सेल प्रमोशन पे कितना खर्चा किया और साथ ही साथ कितने यूनिट आपने सोल्ड किए हैं, तो उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो हमारे को लेवरेज दिखाता है। तो लेवरेज का फॉर्मूला क्या हुआ, परसेंटेज चेंज इन यूनिट सोल्ड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस, यानी 50 है अपॉन टोटल प्रमोशन एक्सपेंसेस 20 था, दोनों को डिवाइड दिया तो 2.5 आ गया। ठीक है, तो बेसिकली ये था, यानी कि हम फाइनेंशियल लेवरेज को समझ सकते हैं। बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर लेवरेज वाला जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, और वो अलग अलग तरीके से हमें समझाया गया है। उसके बाद हमारा जो लेवरेज है वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके का होता है। जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू। तो आप इसको, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डिफाइन भी अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो उसके साथ आपको क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी कि इंटरेस्ट एंड टैक्सेस से पहले आपको कितना आपने अर्न किया, ठीक है, कितनी अर्निंग थी, उसको डिवाइड देना है सेल्स रेवेन्यू, कि आपने बेच के कितना रेवेन्यू कमाया, जो भी चेंज आया वो अपॉन में ईबीआईटी करना है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने, मैं आपको प्रैक्टिकल बता देती हूँ कि एबीसी लिमिटेड है जिसने अपने 1,000 यूनिट सेल किए हैं एट द रेट 10% पर यूनिट के हिसाब से। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹7 पर यूनिट, यानी पर यूनिट का जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो ₹7 है। एंड द होल ऑफ द कॉस्ट इज वेरिएबल इन नेचर। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,000 इंटू रुपीज़, यानी कि 10 माइनस 7 करेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 था और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7 था, और ₹3,000 आ गया। ठीक है, तो सपोज द फर्म इज ऑल्सो एबल टू इंक्रीज द सेल। अगर इंक्रीज करना चाहती है फर्म अपनी सेल्स लेवल को, तो 40% के हिसाब से क्या टोटल सेल बैठती है, यानी 1,400 हो गया। कहाँ 1,000 था, अब 1,400 हो गया, क्योंकि उसने 40% से बढ़ा दिया है ना। तो फिर से 1,400 इंटू 10 माइनस 7 कर देंगे, तो देन यू विल गेट 4,200। ठीक है, तो ये आपके सामने फॉर्मूला गिवन है, ये रहा जो मैंने अभी बताया आपको, इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे निकाला है। मतलब यहाँ पे इन्होंने निकाला है, जो मैं आपको समझा रही हूँ कि वन किस तरीके से आया हुआ है, कि इंक्रीज इन ईबीआईटी है तो किस तरीके से सेल्स का निकलेगा, यानी 1,200 डिवाइड बाय 3,000 अपॉन में 4,000 डिवाइड बाय
10,000, देन यू विल गेट 1। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूले अगर पता है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, बिल्कुल भी, क्योंकि चीज़ें अगर पता हैं तो ईजिली हो जाती हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज के कुछ सिग्निफिकेंस वगैरह वो आप एक बार जस्ट रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, यानी कि उस शेयर से आपने कितना अर्न किया उसमें जितना चेंज आया, और ईबीआईटी को में कितना चेंज आया, दोनों को डिवाइड दो, देन यू विल गेट फाइनेंशियल लेवरेज आपका निकल जाएगा। इंक्रीज इन ईपीएस निकालने के लिए डिवाइडेड बाय ईपीएस अपॉन में इंक्रीज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो इस तरीके का फॉर्मूला है। क्वेश्चन अगर दिया होगा तो आप डेफिनेटली निकाल लोगे। फिर आता है कंबाइन लेवरेज। कंबाइन क्या कॉम्बिनेशन है बेसिकली किसका, इन दोनों का। कंबाइन लेवरेज सीएल होता है, बेसिकली सीएल से इसको डिनोट किया गया है। और प्रोडक्ट ऑफ द ओएल एंड एफएल, यानी जो हमने पढ़ लिया उन दोनों का कॉम्बिनेशन ही कंबाइन लेवरेज कहलाता है। फॉर्मूला हमारे सामने ये रहा, ठीक है। फॉर्मुलेज अगर याद हो तो प्रैक्टिकल होने में दिक्कत नहीं होगी। कंबाइन लेवरेज का फॉर्मूला है इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। दोनों पढ़े, दोनों को इंटू दो, इज इक्वल टू करा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल, दोनों को डिवाइड, देन यू विल गेट द कंबाइन लेवरेज, राइट। तो ये निकल जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्वेश्चन हमारे सामने, इलस्ट्रेशन हम लोग देखना चाहेंगे एक बारी। तो हमें फर्म ए बी सी के कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालें, ऑपरेटिंग भी निकालेंगे, फाइनेंशियल और कंबाइन भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम चीज़ें निकालेंगे। पहले आउटपुट ले लिया 60, 15,000, 1 लाख ले लिया। देन सेलिंग प्राइस हमें ले लिया हमने, वेरिएबल कॉस्ट ले लिया। ये सब आपको वेरिएबल फिक्स पता है, जो फिक्स होती है, ये सारी चीज़ें आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, जैसे ही आया तो उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस हो जाएगी, ईबीआईटी आ गया, फिर लेस इंटरेस्ट माइनस कर दो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, जो कि 13,000, फिर 30,500 है, 6,500 है ना। तो ये आ गया। फिर डिग्री निकालने के लिए हमने वही फॉर्मुलेस पुट किया जो हमने ऊपर पढ़े थे और रख के निकाल दिया है। तो ऑपरेटिंग निकल गया, फाइनेंशियल और कंबाइन निकल गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस होंगे, कोई डिफिकल्टी फेस ज़्यादा नहीं होने वाली है, क्योंकि फॉर्मुलेस है ना। तो फॉर्मूले के साथ हमें कोई सा भी क्वेश्चन घुमा के अगर वो हमसे पूछते हैं एग्जाम में तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर बस फॉर्मूले याद है, चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो ये पूरा लेसन यहीं समाप्त होता है। इसमें बस 3 ही फॉर्मूले थे जो कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम लोगों का। इसमें से कुछ क्वेश्चन आने का थ्योरी का चांस भी है, और कुछ डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। इसके अंदर सिर्फ एक ही लेसन है और एक ही लेसन के अंदर पूरा यूनिट कंप्लीट किया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिविडेंड। डिविडेंड आप लोगों को पता ही है क्या होता है, रेफर्स टू द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी का बेसिकली एक प्रॉफिट है जो कि बांटा जाता है। किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, शेयर होल्डर को किया जाता है। शेयर होल्डर को जो भी पैसा प्रॉफिट बांटा जाता है उनको इन्होंने क्या नाम दिया, डिविडेंड का नाम दिया। इट इज़ रिवॉर्ड गिवन टू द शेयर होल्डर फॉर इन्वेस्टमेंट, कि उन्होंने हमारी कंपनी में अगर पैसा लगाया है शेयर होल्डर ने, तो हमारा भी कुछ हिस्सा बनता है कि हम उनको कुछ पे करें ताकि वो हमारी कंपनी में पैसा लगाएं। क्योंकि कोई भी कंपनी में पैसा क्यों लगाएगा, है ना, उसको कुछ डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, जब भी तो लगाएगा ना। एंड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, डिविडेंड इनको पे किया जाता है, बोथ टाइप ऑफ कैपिटल, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ के आ चुके हैं, है ना। कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूँ, ये जैसा आप रीड कर सकते हो, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है सच इसमें। देन बात करते हैं डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यूएशन, जहाँ इंपॉर्टेंट आएगा, जैसे कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। डिविडेंड डिसीजन एंड वैल्यूएशन ऑफ द फर्म क्या है, बेसिकली 2 तरीके से होता है। यहाँ पर 2 तरीके से क्या होता है, बेसिकली थ्योरीज जो है हमारी, बेसिकली यानी कि 2 स्कूल्स हैं, बेसिकली कह सकते हैं 2 ग्रुप्स कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारा एक होता है द रिलेवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड ऑफ थ्योरी, और दूसरा है इररिलेवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड। यानी इसको हम दोनों आंसर जानते हैं, दोनों अगर एग्जाम में लिखा हुआ है तो आप समझ जाना इन्हीं की बात हो रही है। तो रिलेवेंस है, एक इररिलेवेंस है। रिलेवेंस से क्या समझते हैं और हम इररिलेवेंस से क्या समझते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाना चाहूँगी मैं। तो अगर मैं थ्योरी की बात करती हूँ, बेसिकली यहाँ लिख रही हूँ मैं, थ्योरी की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बना दिया गया है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा स्पेस कम है। तो यहाँ पर आ रहा है इररिलेवेंट, इररिलेवेंट, यहाँ पे इररिलेवेंट, यहाँ पे रिलेवेंट है, ठीक है, यहाँ पे इररिलेवेंट है, यस, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, जो इररिलेवेंट है, आई स्टैंड फॉर इररिलेवेंट। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कंपनी के बेसिकली जो डिविडेंड है उसका प्रॉफिट से, मतलब एज सच डिविडेंड आपको मान के चलना है। हमारा चैप्टर भी डिविडेंड का है, तो हमें बस इतना समझना है कि जो इररिलेवेंट होता है उसका मतलब होता है कि डिविडेंड का जो रिलेशन है वो फर्म की जो वैल्यू है उससे रिलेशन उसका नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो उसे बोलते हैं इररिलेवेंस। इररिलेवेंस इसको कहा जाएगा। और रिलेवेंस जो पहले नंबर पे दिया गया, इसका मतलब होता है कि रिलेवेंट है, रिलेशनशिप है। किसके बीच का रिलेशनशिप है, तो रिलेशन है हमारे डिविडेंड का रिलेशन, सीधा सीधा फर्म की वैल्यू का रिलेशन जो है डिविडेंड से सीधा सीधा है, तो वो रिलेवेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली
इररिलेवेंट थ्योरी है, यानी जो इररिलेवेंस है बेसिकली, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो बेसिकली जो इररिलेवेंट है जिसके अंदर मैंने बताया कोई रिलेशन नहीं होता है, राइट। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हमें समझना है। तो इररिलेवेंस में आता है कि दो चीज़ें, दो हमारे जो मॉडल्स हैं जो हमें समझने हैं, और रिलेवेंस में दो मॉडल्स आते हैं। तो रिलेवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड की बात करूँ, यानी कि रिलेवेंट है तो उसमें दो ही कॉन्सेप्ट है, एक तो वॉल्टर का है, गॉर्डन का है। दोनों ने कहा कि हाँ रिलेशनशिप है, तो पहले हम समझ लेते हैं रिलेशनशिप है तो किस वे में है, किस तरीके से। तो वॉल्टर मॉडल इज बेस्ड अपॉन रिलेशनशिप बिटवीन फर्म का जो बेसिकली रिलेशनशिप है, यानी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल आर से, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को हम के से डिनोट कर रहे हैं। यानी कि दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप दिखाती हैं वॉल्टर अप्रोच के अकॉर्डिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर वॉल्टर, यानी कि हम कह सकते हैं कि इफ़ द फर्म अर्न अ हायर रेट ऑफ रिटर्न, कि अगर कोई फर्म अच्छा रिटर्न जो है वो अर्न कर रही है ऑन इन्वेस्टमेंट, देन इट रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, है ना, ये भी डिपेंड करता है। एंड द फर्म शुड रिटेन द अर्निंग, शुड फर्म आर टर्म एज ग्रोथ फर्म, एंड द ऑप्टिमम पे आउट वुड बी जीरो विच वुड मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ शेयर। यानी कि अगर हम वॉल्टर की बात समझे तो वॉल्टर हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि हाई रेट ऑफ रिटर्न अगर है, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करी उसमें हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है, देन इसका मतलब क्या है कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है, फर्म भी जो है वो अच्छा अर्न कर रही है, ठीक है, रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, रिलेवेंट है। यानी कि कैपिटल इन्वेस्ट करी, ग्रोथ होगी तो जीरो पे आउट होगा, यानी रेशो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिटर्न होंगे तो री इन्वेस्टमेंट बार बार भी किया जा सकता है। तो वॉल्टर के अकॉर्डिंग उनका सीधा सीधा रिलेशनशिप है, किसका रिलेशनशिप है, जो कि मैंने आपको अभी बताया, वो कहना चाहते हैं कि रिलेशनशिप किसका है कि फर्म की जो वैल्यू है, जो वैल्यूएशन है, उसका डिविडेंड से लेना देना है, कि हम लोग डिविडेंड जो है वो कितना पे कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उसका सीधा सीधा रिलेशनशिप पड़ता है। तो उनकी कुछ अजम्पशंस है। तो वॉल्टर मॉडल की अजम्पशन है कि सबसे पहले परपीचुअल लाइफ ऑफ फर्म है, अर्निंग एंड डिविडेंड डू नॉट चेंज वाइल डिटरमाइनिंग द वैल्यू, यानी कि कोई भी इनमें चेंज नहीं आ रहा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन है, जो कि हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो कॉन्स्टेंट है, हम मान के चल रहे हैं कि वो कॉन्स्टेंट है। एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म आर फाइनेंस थ्रू रिटेन अर्निंग ओनली, एंड द फर्म डू नॉट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड, यानी कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड की नीड भी नहीं है। तो वॉल्टर का कुछ फॉर्मूला है, पी इज इक्वल टू डी अपॉन के, मैं जूम कर देती हूँ, डी अपॉन के पी है, सॉरी के ई है। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्लस आर ब्रैकेट में ई माइनस डी अपॉन में के ई अपॉन के पी, है ना। तो इस तरीके से के ई का जो यहाँ पे बताया गया है, बेसिकली पी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर है, डी फॉर डिविडेंड पर शेयर है, आर फॉर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, और ई स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर है, के ई इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, है ना। क्रिटिसिम्स है हम वॉल्टर मॉडल के कुछ बेसिक असम्पशंस जो ये इन्होंने लेके चली थी इन्वेस्टमेंट को लेकर के, रिटर्न अर्निंग ओनली ट्रू इन रियल वर्ल्ड, फर्म रेज द फंड बाय एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, यानी कुछ एक्सटर्नल फंड की भी नीड पड़ी है इन लोगों को, तो वो कर सकता है, ठीक है। एंड द इंटरनल रेट, ये वही वाले सेम पॉइंट्स है जो कि आप देख सकते हैं। फिर आता है गॉर्डन अप्रोच के अकॉर्डिंग भी इन्होंने बताया कि रिलेवेंट है, कि हमारा जो रिलेशन है वो डिविडेंड के साथ है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो ये बताना चाहते हैं द फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म, नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज यूज एन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम आर फाइनेंस एक्सक्लूसिव बाय रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग आप लोग जानते ही हैं कि मान लीजिए कोई भी कंपनी है, ठीक है, तो वो मान लीजिए उसको प्रॉफिट हो चुका है ऑलरेडी, तो प्रॉफिट अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है तो उससे क्या होता है, या तो प्रॉफिट जो डिविडेंड्स है वो शेयर होल्डर के बीच में बढ़ जाएंगे, और जो बच जाता है वो रिटेन अर्निंग के तौर पर रख लिया जाता है कि हाँ ठीक है कहीं री इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे भी फंडिंग आएगी, बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो सकता है, दोबारा हम किसी और शेयर्स में लगवा सकते हैं या वहाँ से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी की वो किस में ज़्यादा करना चाहती है। द फर्म एज परपीचुअल लाइफ, है ना, रीटेंशन है, वन डिसाइडेड अपॉन इज अ कांस्टेंट, है ना। द ग्रोथ रेट है इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो ग्रोथ रेट जो है वो भी कांस्टेंट मानी गई है। तो इस तरीके से था, तो दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ बताया गया। और यहाँ पे कुछ हमें इक्वेशन बताई गई है गॉर्डन की, पी इज इक्वल टू ई ब्रैकेट में 1 माइनस पी अपॉन के पी माइनस बी आर। पी है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर है, यानी कि इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, तो उसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं। ई क्या है, अर्निंग पर शेयर ऑफ द फर्म है, यानी कि पर शेयर जो है फर्म के अकॉर्डिंग उसकी अर्निंग कितनी है। बी स्टैंड फॉर रिटेंशन रेशियो, जैसे 1 माइनस पे आउट रेशियो भी बोलेंगे। आर इज इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न कह सकते हैं, एंड बी आर इज इक्वल टू ग्रोथ रेट ऑफ द फर्म, की फर्म की ग्रोथ भी तो देखी जाएगी ना। अब आप ये सोचो, कैपिटल हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे ग्रोथ तो डेफिनेटली होनी है ना, इसके बिना तो बात बनेगी ही नहीं ना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। और गोल्डन में ये भी है, डिविडेंड पॉलिसी है,
जिसमें हम कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टर है, गॉर्डन में बेसिकली हमें ये भी समझाया कि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो आज की सिचुएशन देखना चाहते हैं, यानी कि करंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। वो ये नहीं देखते कि फ्यूचर में क्या इन्वेस्टमेंट होगी या उससे हमें रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आज कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तो आज का जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे पैसा लगाना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें जो है डिविडेंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, और डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा तो कंपनी को पता चल जाएगा कि डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा तो कंपनी में ज़्यादा पैसे लोग लगाएंगे तो प्रीमियम पे भी वो खरीद सकते हैं। तो यानी कि फ्यूचर से रिलेटेड नहीं है, वो कहते हैं करंट जो सर्टेन है अभी देखा जा रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, शेयर प्राइस की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो डिविडेंड इम्पैक्ट डाल रहा है, तो वो हमारे गॉर्डन कहते हैं। जबकि वॉल्टर क्या कहते हैं, वॉल्टर ने उन्होंने हमें यही समझाया कि सीधा सीधा रिलेशनशिप क्यों है, क्योंकि कैपिटल जितनी इन्वेस्ट होगी उतनी ग्रोथ रेट बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं अगर हम उन्हें अच्छा खासा डिविडेंड देंगे तो उससे हमारा कैपिटल गेन भी हमें देखने को मिलेगा। तो दोनों आप अच्छे से समझ गए होंगे, इक्वेशंस भी समझा दी हैं। फिर आता है इररिलेवेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड हमें ये सिखाता है कि वो ये बोलते हैं कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, किसके बीच का रिलेशन नहीं है, डिविडेंड का रिलेशन नहीं है वैल्यू ऑफ द फर्म पे। मतलब कि डिविडेंड हम शेयर होल्डर को दे या ना दे, हमारी फर्म की वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ऐसा किसका कहना है, इररिलेवेंस कॉन्सेप्ट का कहना है, जिसमें दो चीज़ें हमें सिखाई गई हैं। वो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि किन्होंने ऐसा कहा है। एक मिनट नीचे आ जाती हूँ। हाँ, MM मॉडल हैं जिन्होंने बताया, मोदी गुलानी एंड मिलर अप्रोच। ये मैंने आपको पिछली यूनिट में भी समझाया था, जिन्होंने नहीं देखी प्लीज़ वो जाके चेकआउट कर ले। तो उसमें इसमें ये बताया गया MM थ्योरी जो है वो बताते हैं कि हमारा रिलेशन नहीं है, यानी कि वो बोलते हैं कि हमें सबसे पहले तो ये मान के चलना है कि जो हमारी जो मार्केट है वो बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि जो कंज्यूमर है वो बहुत रैशनल है। रैशनल क्यों है, रैशनल है बिल्कुल सोच समझ के पैसा लगाएगा, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से लगा दिया कुछ भी, सारी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। वो ये कहते हैं कि डिविडेंड दो या मत दो, ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पैक्ट डालती हैं। यानी कि हाँ, इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे जो हमें समझने हैं, आर्ग्यूमेंट्री चीज़ें समझनी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप बाकी इसको रीड आउट कर सकते हैं, अजम्पशंस भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो लिखा भी है, मैन इन सपोर्ट टू थ्योरी ऑफ द इररिलेवेंस द आर्ग्यूड दैट डिविडेंड पॉलिसी हैज नो इफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म। वही वाली बात आ गई। एंड द रैशनल इन्वेस्टमेंट एब्सेंस ऑफ टैक्स डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिविडेंड इनकम एंड द कैपिटल एप्रिसिएशन। तो यानी कि इसको अगर हमने ये समझा है कि अगर मान लो कोई भी प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट कब बढ़ता है, प्रॉफिट जब बढ़ता है जब हमारी ग्रोथ होती है, ग्रोथ होगी तो गुडविल बढ़ेगी तो शेयर वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, चाहे आप उनको डिविडेंड दीजिए या मत दिए, यानी कि जो बचा हुआ पैसा है, ठीक है, वो अगर बच जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसका रिटेन अर्निंग के तौर पे कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे, कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, फंडिंग आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो मतलब हमारे पे डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम मतलब बांटना चाहते हैं रिटेन अर्निंग, या फिर जो बचा हुआ पैसा है यानी कि जो प्रॉफिट्स है कंपनी के, वो हम बार बार शेयर होल्डर के बीच में बांट देते हैं या कुछ बचा के रखते हैं। अगर कुछ बचा के रखते हैं तो भी हमारी कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, और अगर हम बांट देते हैं तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। तो MM मॉडल में ये समझाया गया। तो कुछ अजम्पशंस है, पहला तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, इन्वेस्टर बिहेव रैशनली, अभी समझा दिया, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, द फर्म हैज अ रिजिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, देयर नो इन्वेस्टर इज लार्ज इनफ टू इफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स हैं MM के, जो कि मैंने आपको अभी समझा दिया, बस आप इसको फॉर्मूला समझ लो, P0 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 अपॉन K1 प्लस KE। ठीक है, P0 इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड की, स्टार्टिंग में मार्केट प्राइस क्या है शेयर का, P1 इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द पीरियड, K इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो इस तरीके से है, और फॉर्मूला देख सकते हैं। फॉर्मूला अगर पता है तो डेफिनेटली आपको बस इक्वेशन आया, मॉडल आया, तो आपने यहाँ पे उसको अच्छे से समझा के लिख देना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आती होगी जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ये कुछ उसके क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आप इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा और कुछ है नहीं, इसके अंदर 3 ही थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए। तो आपका जो यूनिट नंबर 4 है वो भी यहीं के यहीं समाप्त होता है। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको शॉर्ट समरी भी देखो, वॉल्टर है, गॉर्डन एंड MM थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर फिर भी कोई डाउट, आपका अपना चैनल है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब बचा यूनिट नंबर 5, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट होकर 1 शॉट आप तक पहुंच जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लीजिएगा अच्छे से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।